Hello students, this is the sixth part of unit number 8, the D and F block elements. Last lecture में हमने oxidation states के बारे में discuss किया था. Now let's move on with this next property, that is electrode potential, standard electrode potential. अब standard electrode potential से पहले थोड़ा transition elements के जो compounds होते हैं ना उनकी stability के बारे में बात करते हैं. तो जो transition elements है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, इन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे. किस तरीके से? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जितना लो होगा, मतलब एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एंथैल्पी की ज़रूरत है हमें, वो जितनी कम होगी मेटल की, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. लोअर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मोर स्टेबल द कंपाउंड विल बी. ओके, सो अभी ये चीज़ हो क्यों रही है, किस तरीके से हो रही है वो देखते हैं. यहाँ पे लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ ZnSO4, जिंक सल्फेट. अब ये जिंक सल्फेट कैसे बन रहा है? ये बन रहा है व्हेन जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग Zn2+. ठीक है, जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और क्या बनाया? Zn2+ बनाया. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए ये कौन एक्सेप्ट करेगा? ये एक्सेप्ट होगा फ्रॉम SO4. SO4 क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म SO4 नेगेटिव. SO4 नेगेटिव. ठीक है, अब ये SO4 नेगेटिव बन गया, देन Zn2+ बन गया, आपस में ये कंपाउंड बना लेंगे, है कि नहीं? तो जिंक ने जितने आसानी से इन टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया उतना जल्दी ये कंपाउंड बना, है कि नहीं? बिकॉज जिंक का जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मतलब SO4 एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस का तो बात ही दूर है. तो जिंक के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ज़रूरी है. वो कैसे होगा? अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का लेस है, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मतलब थोड़ी एंथैल्पी पे इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जा रहे हैं मेटल से, मतलब वो आसानी से आगे रिएक्शन देंगे. तो जिंक के लिए अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा तो उतने जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए यहाँ पे, राइट? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ हुए हैं इन्हें कौन एक्सेप्ट करेगा? SO4, और SO4 इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बना देगा SO4 एंड ये Zn2+ SO4 दे विल फॉर्म दिस स्टेबल कंपाउंड. सो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, मतलब जितना लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी था उतना बेटर क्या हो गया? स्टेबिलिटी हो गया कंपाउंड का. सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज फॉर दिस ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड. Now, in solutions, the stability of the compound depend upon electrode potential. Solutions में stability जो है compound की वो किस पे depend करेगी? electrode potential पे. Now you must be wondering कि अभी तो बोला ionization पे depend करता है और अभी electrode potential. तो ionization enthalpy पे कब depend करेगा? When we are talking about the compound. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सल्यूशन की. ठीक है, जब कंपाउंड फॉर्म हुआ है उस कंपाउंड को आप पानी में डाल के जब सल्यूशन फॉर्म करोगे तो वो जो सल्यूशन बना उसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो उस स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उस सल्यूशन में जो स्टेबिलिटी रहेगी कंपाउंड की वो डिपेंड करेगी किस पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे. ओके, दैट इज़ ओवर हियर. नाउ यहाँ पे जो दिस इक्वेशन इज़ गिवन, दैट इज़ मेटल सॉलिड से हमें मेटल आयन मिल रहा है. ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये लिखने के लिए हम भले ही एक स्टेप में लिख देते हैं कि मेटल सॉलिड से क्या बन गया? आयनिक. बट इसके अंदर ना 2-3 एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती है, तो पहले उन एंथैल्पीज को देख लेते हैं. यस, टोटल 3 एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो सब्लिमेशन एंथैल्पी इज़ व्हाट? सॉलिड से जब हम गैसियस स्टेट में जा रहे हैं तब हमें सब्लिमेशन एंथैल्पी मिल रहा है. देन आयोनाइजेशन तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो. हाइड्रेशन इज़ व्हाट? जब उस कंपाउंड में आप पानी मिलाओगे, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा तब जो एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई दैट इज़ दी हाइड्रेशन एंथैल्पी.
सो इस तरीके से ओवरऑल देयर आर 3 एंथैल्पीज दैट आर इन्वॉल्व। अब ये जो 3 एंथैल्पीज का सम होगा ना टोटल, दैट इज डेल्टा एच। क्या है डेल्टा एच? इन 3 एंथैल्पीज का टोटल सम, दैट इज सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। अब जब मेजर करने की बात आती है ना एंथैल्पी को, जैसे अगर हम सब्लिमेशन की बात करें, आप सब्लिमेशन को अकेले मेजर नहीं कर सकते, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। हाइड्रेशन को अकेले मेजर करना आसान नहीं है। फिर अगर हम कहें कि अकेले ठीक है आयोनाइजेशन को अकेले मेजर कर लो, तो वो चीज़ भी आसान नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा इस डायरेक्टली डेल्टा एच को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एच मेजर होता है, ये मेजर होता है किससे? ये मेजर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, डेल्टा एच कैसे मेजर करते हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये जो यहाँ पे दिस डायग्राम इज गिवन, यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको आएगा इसके बारे में। क्या करते हैं हम इसमें, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, जैसे ओवर हियर दिस पार्ट, इलेक्ट्रोड है जिंक का और अंदर हमने सोल्यूशन लिया ZnSO4 का। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक विल ट्रांसफॉर्म टू Zn2+, जो कि हमें इस एक्वेस सोल्यूशन में मिलेगा। अब इस स्टेप के लिए जो जिंक से जिंक 2+ आयन हमें मिल रहा है ना, इसके आपस में, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल सॉलिड, मतलब यहाँ पे जिंक है तो जिंक मेटल से जो आयोनिक सोल्यूशन में हमें जिंक आयन मिल रहा है ना, दैट इज Zn2+, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयोनिक सोल्यूशन, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितनी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होगी? हमारी ये 3 एंथैल्पीज। ठीक है, तो इन 3 की समेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो डेल्टा एच ओवर हियर इज व्हाट? It is the enthalpy change that is required to bring the solid metal M to its monovalent ion in aqueous medium, that is M+. Now ये तो हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। अब यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आप लोगों ने शायद मेटलर्जी में थोड़ा बहुत देखा होगा इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस बारे में है? यहाँ पे आप देखो, सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी है? लिथियम की है। एंड सबसे पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की है। मतलब लिथियम जिसकी वैल्यू है -3.05 एंड ओवर ईयर फ्लोरीन की जो वैल्यू है दैट इज़ अबाउट +2.87 और बीच में पड़ जाता है हाइड्रोजन विद 0, दैट इज़ ओवर ईयर। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उनकी जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है, इससे पता चलता है कि जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेगी, मतलब जैसे अगर लिथियम की बात करें, लिथियम की वैल्यू इज़ वेरी नेगेटिव, दैट इज़ -3.05। जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेगी मतलब वो एलिमेंट उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या तो इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं लिथियम के लिए, लिथियम इज़ लूजिंग लिथियम प्लस विथ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम जब लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल जो बिल्ड हो रहा है दैट इज़ अबाउट -3.05। तो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेगी वो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। मतलब अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर वो उतना अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। सो इट इज़ एक्टिंग एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो लिथियम के केस में क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी नेगेटिव है, ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और खुद बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा। अब ये खुद अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर सकता है, दैट इज़ इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हुई लिथियम की बात जहाँ पे वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव थी। अब फ्लोरीन के लिए उसका उल्टा, फ्लोरीन में क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना अच्छे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन, जितना बेटरली वो खुद से रिड्यूस होगा उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है,
So fluorine is what? With such positive value of standard potential, fluorine is a good oxidizing agent and lithium is a good reducing agent. So वही चीज़ यहाँ पे भी है, that is the lower the electrode potential, that is more negative the standard reduction potential, the more the stable is the oxidation state of transition metal in aqueous solution. जितना नेगेटिव वैल्यू रहेगा एलिमेंट का उतना बेटर वो क्या रहेगा, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा. जितना नेगेटिव वैल्यू उतना रिड्यूसिंग एजेंट बेटर, एंड जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? ये आइडिया हमें मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, बिकॉज यहाँ पे हमें मिलती है उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ जाते हैं वापस. हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे 3D की बात करें अगर हम, 3D में जो डेल्टा एच होता है ना वो नेगेटिव होता है, मतलब उनकी पोटेंशियल वैल्यूज़ कैसी होती है, नेगेटिव. अब अभी हमने देखा जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, या तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे. सो मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. सो यहाँ पे 3D के साथ भी वही होता है. 3D के जो हमारे एलिमेंट्स है, दैट इज स्कैंडियम, टिटेनियम, ये वाले एलिमेंट्स, इनके साथ क्या होता है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती है. अब यहाँ पे एक हटके केस हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ ऑफ कॉपर. कॉपर के अलावा बाकी सबकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती है. कॉपर इज़ हैविंग प्लस 0.34. ठीक है, मतलब ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है. स्कैंडियम और बाकी एलिमेंट्स की, मतलब 3D एलिमेंट्स के बाकी जो मेंबर्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव है. कॉपर के केस में इट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, मतलब इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. अब इसकी वजह क्या है, दैट कॉपर इज इनेबल, मतलब इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड. एसिड से वो H2 लिबरेट नहीं कर पाता ड्यू टू दैट इनएबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, यही सारे रिएक्ट कर सकते हैं कॉपर के साथ. ठीक है, तो एसिड्स बीइंग रिड्यूस्ड, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर प्लस 2, कॉपर सॉलिड टू कॉपर प्लस 2 इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी. मतलब ये जो रिलेशन हम लिखते हैं ना, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ जो हमें आयोनिक फॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना वो इसे बैलेंस नहीं कर पाती अच्छे से, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है. लाइक सपोज कॉपर के लिए सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन. ठीक है, ये 3 एंथैल्पीज इन्वॉल्व होगी. अब यहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेशन इज सपोज इट इज़ -1, आयनाइजेशन इज़ -1, लेकिन हाइड्रेशन हो जाएगी अगर +5, तब ओवरऑल आंसर डेल्टा एच का तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना. सो यहाँ पे वही केस होता है कॉपर के लिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है ना वो अच्छे से इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाता, उसकी वजह से हमको जो ओवरऑल आंसर है वो मिलता है पॉजिटिव में. इसलिए कॉपर इट गेट्स रिड्यूस्ड एंड नॉट ऑक्सीडाइज. जो बाकी उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स है, वो जो बाकी कैरेक्टर दिखाते हैं वो कॉपर नहीं दिखाता, क्योंकि कॉपर की वैल्यू कैसी है, इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू अबाउट प्लस 0.34. किसकी वजह से, इस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से. सो इसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है कि 3D के जो बाकी एलिमेंट्स है वो ये चीज़ फॉलो करते हैं नेगेटिव वैल्यू वाला, बट कॉपर नहीं करता. नाउ कॉपर के अलावा जो बाकी एक्सेप्शन केस हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ विथ मैंगनीज, निकल एंड जिंक. मैंगनीज इज़ ओवर हियर, निकल इज़ ओवर हियर एंड जिंक इज़ ओवर हियर, और इनकी रिस्पेक्टिव हाइड्रेशन एंथैल्पी कुछ यहाँ पे. तो इनमें क्या होता है कि जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ट्रेंड में डिक्रीज़ होना चाहिए, उससे ये ज़्यादा नेगेटिव रह जाती है वैल्यूज़. क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है इनकी पोटेंशियल की वैल्यूज़. अब नॉर्मली जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव ऑन करते हैं तो जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम नेगेटिव होती जाती है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव ऑन करते हैं. बट यहाँ पे मैंगनीज, निकल और जिंक ये थोड़ा हटके बिहेवियर दिखाते हैं. इनका रीज़न देख लेते हैं. मैंगनीज जो है, मैंगनीज जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इट विल फॉर्म Mn2+, और इस Mn2+ पे कन्फिग्रेशन क्या होगी, इट विल बी 3d5. ओके, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3d5 इन केस ऑफ मैंगनीज. अब ये तो बड़ी स्टेबल कंडीशन है कि नहीं, ये तो काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल फॉर्म आ गया. इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दैट इज़ दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ मोर नेगेटिव वैल्यू. वहीं पे अगर हम निकल की और जिंक की बात करें
पहले जिंक का देख लेते हैं। जिंक के केस में भी वही रहेगा, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस देखोगे यहाँ पे Zn2+ जब फॉर्म होगा तो Zn2+ पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 3d10। ओके, अब ये तो काफ़ी अच्छा स्टेबल फॉर्म मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमें ये वाला बिहेवियर देखने को मिलता है। नाउ लास्ट इज निकल। इन केस ऑफ निकल जो होता है ना, यहाँ पे कन्फिग्रेशन का रोल नहीं है, बल्कि निकल जो एलिमेंट है इसके केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी निकल के केस में क्या हो जाती है, इट बिकम्स लार्जली नेगेटिव। जैसे हमने कॉपर में देखा था वही वाला केस यहाँ पे, जैसे ये सब्लिमेशन है, दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इस 3 एंथैल्पीज में क्या हो जाएगा, जो हाइड्रेशन वाली वैल्यू है ना, इट विल बिकम लार्जली नेगेटिव। मतलब अगर सपोज ये +1 है, ये +2 है और ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा सपोज, तो ओवरऑल वैल्यूज़ तो नेगेटिव ही हो गई ना, बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर इतनी लार्ज आ गई नेगेटिव तो ओवरऑल वैल्यू ΔH की नेगेटिव हो गई। इसकी वजह से मैंगनीज, निकल और जिंक, इन 3 में हम ये ज़्यादा नेगेटिव वाला बिहेवियर देखते हैं। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर, दैट इज ओवर हियर। कॉपर के केस में क्या था, इट इज़ मोर पॉजिटिव वैल्यू, जबकि नेगेटिव रहना चाहिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं मैंगनीज, निकल एंड जिंक, इनकी एक अनएक्सपेक्टेड सी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की।